सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अपने एनसीईआरटी सार संग्रह पॉइंटर सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने संपूर्ण भारतीय भूगोल की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो समाप्त कर लिया है। उसके अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है और इसके बाद संभवतः 3 वीडियो और आएंगे और कुल 6 वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पूरे भारतीय भूगोल को समाप्त करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक सामान्य परिचय समाप्त कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा टॉपिक भी पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र को समाप्त कर लिया है। हम लोगों ने अपना तीसरा टॉपिक अपवाह तंत्र भी समाप्त कर लिया है और इस वीडियो से हम लोग अपने चौथे टॉपिक तटीय भाग एवं द्वीप समूह से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। हमारा टॉपिक है तटीय भाग एवं द्वीप समूह और इसके अंतर्गत पहला सब टॉपिक है पूर्वी भाग। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी तट किस प्रकार का है? तो भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। अगला प्रश्न है, नागपट्टिनम की स्थिति है कहाँ पे है नागपट्टिनम? तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित एक नगर है नागपट्टिनम। अगला प्रश्न है, कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है क्या चीज़? तो कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस द्वीप के निकट अवस्थित है? तो पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप के नज़दीक स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है पश्चिमी भाग और पश्चिमी भाग से बनने वाले चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? तो वह क्षेत्र है कक्षकारण, जहाँ पे खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट है तो क्या है? पश्चिमी घाट जो है वह पठारों का ढलान है। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो मालाबार क्षेत्र जो है वह पश्चिमी तट में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो वह कौन सा क्षेत्र है? वह है पश्चिमी घाट, जिसे भारत के महान ढलान के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा के प्रकारों से अपनी वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक या फिर निवेशिका स्थित है कहाँ पे? तो कोरी क्रीक कक्ष के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टनाड या फिर कुट्टनाडु प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का कुट्टनाड जो है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला टॉपिक है द्वीप समूह और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। आपको बताना है कि माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने प्रवाल द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 12 प्रवाल द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, वह ज्वालामुखी कौन सा है? वह है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कमोरिन कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह जो है वह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आपको कई सारे बंदरगाहों के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछ दिया जाएगा कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी छोर पर स्थित है और कौन सा पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो सभी बंदरगाहों को जानना आवश्यक है।
अगला प्रश्न है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में स्थित है कौन सा क्षेत्र? तो इंदिरा पॉइंट जो है वह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला प्रश्न है नेत्राणी द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो नेत्राणी द्वीप जो है वह लक्षद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है वह भारतीय प्रदेश जिसमें 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है, वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 300 से अधिक द्वीप हैं और सेलुलर जेल भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट के निकटतम देश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट के निकटतम देश है मलेशिया। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप कौन सा नहीं है? तो अमीन दीवी द्वीप जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नहीं है। यह प्रश्न वहाँ से लिया गया है जहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 द्वीपों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य में रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सॉल्सेट द्वीप जो है वह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला प्रश्न है पाक की खाड़ी अवस्थित है कहाँ पे? तो पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है बेलीकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है? तो बेलीकोंडा समूह पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। अगला प्रश्न है वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो मिनिकॉय जो है वह भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, अर्थात यह भारतीय तटरेखा का सबसे दूर स्थित द्वीप समूह है। कौन सा? मिनिकॉय। अगला प्रश्न है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो द्वीपों के साथ भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप शामिल हैं। अगला प्रश्न है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप स्थित है कहाँ पे? तो हैवलॉक द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है कहाँ पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है कौन सा? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ पे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरन ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव। अगला प्रश्न है एलिफेंटा है, तो एलिफेंटा पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा ही प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारत को अगर देखें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको दक्षिणी प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में है, वह द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री तटीय सीमा दूरी कितने तक फैली हुई है? तो भारत की समुद्री तटीय सीमा दूरी जो है वह 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है वह जल पट्टिका जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? तो केरल तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का वह सेल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो भारत का गोंडवाना समूह जो है वह अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। अगला प्रश्न है वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है किसका? तो वेलिकोंडा समूह जो है वह पूर्वी घाट का हिस्सा है। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है मूक घाटी या फिर साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पे? तो भारत की कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है वह नुब्रा घाटी में स्थित है।
अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है किन देशों के बीच में? तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन हिमनद जो है वह सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो वह हिमनद है मिलाम हिमनद, जो कि उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है कहाँ पे? तो दामोदर घाटी में भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, युमथांग घाटी स्थित है कहाँ पे? तो युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डांग घाटी। अगला प्रश्न है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? तो अरकू घाटी जो है वह विशाखापत्तनम के नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की विशाल घाटी कहा जाता है किसको? तो गांडी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंडी कोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी या फिर ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो गंडीकोट घाटी जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला टॉपिक है प्रपात। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय जलप्रपात जिसमें राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, तो वह प्रपात है जोग जलप्रपात, जिसमें रानी, रॉकेट, रोरर और राजा नामक 4 अलग अलग झरने हैं। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोल जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह बांध जिसके निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए, वह परियोजना कौन सी थी? तो वह थी सरदार सरोवर बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बूढ़ा घाघ प्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो बाराही नदी द्वारा कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो भारत के कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात कौन सी नदी सृजित करती है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो जोग जलप्रपात का निर्माण शरावती नदी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरकी जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य में स्थित है और यह किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो चंबल नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, थोसेघर जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, होगेनक्कल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, होगेनक्कल जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? तो होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न सुमेधन वाला है, चलिए इसको देख लेते हैं। सूची 1 में जलप्रपात का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह किस नदी द्वारा बनाया जाता है उसका नाम दिया गया है। बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात की तो यह कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। वहीं जोग जलप्रपात शरावती नदी द्वारा बनाया जाता है। बात करें वट्टापराई जलप्रपात की तो यह पझयार नदी द्वारा बनाया जाता है और वहीं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन्नरम झरना कहाँ स्थित है? तो किन्नरम झरना मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा उद्भूत है?
तो गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात जो है वह मांडवी नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है, जिसमें कि सूची 1 में राज्यों का नाम दिया गया है और सूची 2 में वहाँ के गर्म झरनों का नाम। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के गर्म झरने का नाम है मणिकर्ण। वहीं उड़ीसा के गर्म झरने का नाम है तप्त पानी और महाराष्ट्र के गर्म झरने का नाम है वज्रेश्वरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गर्म झरने का नाम है नारायणी। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में भारत के जलप्रपात का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति की वह कहाँ पर स्थित है। बात करें बरकाना जलप्रपात की, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं खंडाधार जलप्रपात जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। बात करें बाझाचल जलप्रपात की, तो बाझाचल जलप्रपात केरल राज्य में स्थित है और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक है झीलें और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है वह कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है कहाँ पे। तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तैरते हुए द्वीप फुमडी किस झील की अनूठी विशेषता है। तो यह विशेषता लोकटक झील की है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कैसी झील है। तो पुलिकट झील खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह झील जो सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुंधाना जिले में बनी थी। तो वह झील है लोनार झील जो कि सैलाइन सोडा झील है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है किस पर। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील महानदी डेल्टा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है। तो राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। अगला प्रश्न है, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सोमगो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील स्थित है कहाँ पे। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए कुछ झीलों और उनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉलम 1 में झील का नाम दिया गया है और कॉलम 2 में उनके स्थान। नैनीताल झील जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। उमियम झील या फिर बारापानी झील मेघालय राज्य में स्थित है। वहीं वुल्लर झील जो है वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बात करें खेचियो पालरी झील की, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है और चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। वहीं सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट हैं। बात करें फुलहर झील की, तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। बात करें वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है और सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। वहीं पुकेदे झील केरल में स्थित है और भूसी झील महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें लोकटक झील की, तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और राकस झील भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुल्लर झील। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वेम्बनाड झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील का नाम क्या है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील का नाम है पुलिकट झील। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। तो मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है। तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एकमात्र गोखूर झील मानी जाने वाली चालकुडी झील स्थित है कहाँ पे। तो दक्षिण भारत की एकमात्र गोखूर झील मानी जाने वाली चालकुडी झील केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है कहाँ पे। तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वुल्लर झील एवं डल झील स्थित है कहाँ पे। तो वुल्लर झील और डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
अगला प्रश्न है अनसुपा झील स्थित है कहाँ पे? तो अनसुपा झील ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा कौन सा है? वह है लैगून झील, जो कि प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के हिस्से को अलग करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर कहाँ पे स्थित है? तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है कौन सी झील? तो चिल्का झील जो है भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील कौन सी है? तो ओडिशा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील स्थित है कहाँ पे? तो अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है सूरजकुंड झील स्थित है कहाँ पे? तो सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान में डेभर झील है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेभर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है कहाँ पे? तो डल झील पर विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में झील का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके राज्यों के नाम कि वह कहाँ पे स्थित हैं। पुलिकट झील जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। वहीं बात करें वुलर झील की तो वह कश्मीर में स्थित है और सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में झीलों का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह कहाँ पर स्थित हैं उनके राज्यों का नाम। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। वहीं बात करें गोविंद सागर झील की तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, जिसमें सूची 1 में हिम नदी का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति का। जैसे सियाचिन हिम नदी कहाँ पर स्थित है? सियाचिन हिम नदी नुब्रा घाटी में स्थित है। वहीं बैफो हिम नदी वह ब्रालदोह घाटी में स्थित है। बात करें बारा सिगरी हिम नदी की तो यह चंद्र घाटी में स्थित है और सोना पानी हिम नदी चंद्रा घाटी लाहौल में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वह है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है चेरा बड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो चेरा बड़ी ग्लेशियर जो है वह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है सियाचिन हिमनद क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो काराकोरम पर्वतमाला में सियाचिन हिमनदी क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है हिमनदी या फिर ग्लेशियर बनती है किससे? तो हिमनदी बर्फ के जमाव से बनती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। किस कार्यक्रम को? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को। हमारा अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है वह मार्ग जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है, तो वह मार्ग है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है वे राज्य जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो केरल और तमिलनाडु राज्य पालघाट दर्रे द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा या फिर जोजिला पास जो है वह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है कौन सा दर्रा? तो सिपकिला दर्रा जो है वह हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों को जोड़ता है, तो वह दर्रा है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, वह दर्रा है रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है हिमाचल में पांगसाऊ दर्रा मिलाता है किसको किसको? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को हिमाचल में पांगसाऊ दर्रा मिलाता है या फिर जोड़ता है। अगला प्रश्न है काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है किसको किसको? तो पाकिस्तान तथा चीन को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से जुड़ी हुई हैं किस दर्रे के द्वारा?
तो रोहतांग दर्रे के द्वारा लाहौल स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, वह पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार करने के लिए पुनः खोला गया, वे देश कौन कौन से हैं। तो भारत और चीन के बीच व्यापार को करने के लिए नाथुला दर्रा को 2006 में फिर से खोला गया। अगला प्रश्न है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो अटल रोड सुरंग जो है वह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है कौन सा दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है वह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मंगसा धुरा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो मंगसा धुरा दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो वह है काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती हैं। तो चंद्र और भागा मिलके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो वह दर्रा कौन सा है, वह है बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, किसको जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। तो बनिहाल दर्रा को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर है। तो दीफू दर्रा जो है वह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल घाट किन राज्यों को मिलाता है। तो पाल घाट तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। अगला प्रश्न है, खारदुंगला पास किन पर्वत श्रेणियों से संबंधित है। तो खारदुंगला पास लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो फोटुला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्रे को। तो लीपू लेख दर्रे को उत्तराखंड में कैलाश तीर्थयात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो मोलिंग ला दर्रा जो है वह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है। तो बूम लाट दर्रा जो है वह त्वांग और लहासा को जोड़ता है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा दर्रा किस किस को जोड़ता है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसी टाइप के दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को पलक्कड़ की खाई के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, डंकन पास स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में डंकन पास स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ स्थित है। तो पाल घाट में पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा स्थित है कहाँ पे। तो काराकोरम दर्रा जो है कारगिल के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा स्थित है कहाँ पे। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। तो वह दर्रा है पलक्कड़ दर्रा। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो भोर घाट दर्रा जो है वह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है। तो खैबर पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह का सड़क मार्ग जो है इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। यह दर्रा कौन सा है। तो यह दर्रा है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है कहाँ पे। तो खारदुंगला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोलन दर्रा स्थित है कहाँ पे। तो बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, जेलेप ला और नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पे। तो सिक्किम में जेलेप ला और नाथुला दर्रा स्थित है।
अगला प्रश्न सुमिलन वाला है, जिसमें सूची 1 में दर्रों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वहीं बारालाचाला एवं सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति, माना और लिपू लेक उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। बात करें नाथुला एवं जेलेपला दर्रा की तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। वहीं चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमिलन वाला है, जिसमें दर्रे का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्यों का नाम दिया गया है। बात करें बनिहाल दर्रे की तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है तथा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमिलन वाला है, जिसमें एक कॉलम में दर्रे का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में अवस्थित राज्य अर्थात वह किस राज्य में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अघिल दर्रा लद्दाख में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है मानसून एवं वर्षा। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या होती है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है। तो उसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई कहाँ पे। तो मासिन राम मेघालय में भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है कितने। तो जिस दिन 2.5 मिलीमीटर वर्षा होती है उस दिन वर्षा दिन माना जाता है। अगला प्रश्न है, पवन भूमि से महासागर की ओर कब बहती है। तो शीत ऋतु में हवा जो है वह भूमि से महासागर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, वह कारक जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वह सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्र में बहती है तो उसको कहते हैं लू। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है। तो भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः गर्मी के मौसम से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम होता है कब से कब तक। तो भारत में निवर्तन मानसून का मौसम अक्टूबर से नवंबर तक होता है। अगला प्रश्न है, भारत की वह अवधि जिसमें सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। तो ऐसा जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कब पहुंच जाती हैं। तो वे जुलाई के पहले सप्ताह में ही पहुंच जाती हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं कब चलती हैं जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है। तो लू जो है गर्मी के मौसम में चलती हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो केरल राज्य जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, ओडिशा में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी कब आया था। तो फनी जो है ओडिशा में वर्ष 2019 में आया था। अगला प्रश्न है, वे राज्य जो पूर्व मानसूनी बौछार काल वैसाखी से संबंधित हैं। तो वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल और असम। अगला प्रश्न है, भारत में आम्र वर्षा की घटना संबंधित है किस ऋतु से। तो भारत में आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे। तो मानसिन राम जो कि मेघालय में है वहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है उसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो उसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्दियों के दौरान कहाँ से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो भारत में हिमालय से आने वाली हवाएं शीत ऋतु का कारण बनती हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है क्या। तो लू जो है वह गर्मी के मौसम में राजस्थान से उत्पन्न होकर अन्य पास के क्षेत्रों में बहती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्पन्न होता है कहाँ से। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, राज्यों का उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले केरल से स्टार्ट होती है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर राजस्थान में। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लिया जाता है।
हालांकि इंडियन ज्योग्राफी जब हम अपना स्टार्ट करेंगे थ्योरी क्लास, तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि कब किस डेट को किस राज्य में मानसून का आगमन हो जाता है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? तो शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? तो मानसून का भारत की जलवायु पर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो भारत के केरल राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, वहां किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो वहां चाय की खेती सबसे अच्छी होगी। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो भारत के लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? क्या कारण है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना पहला कारण है, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना दूसरा कारण है, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना यह तीसरा कारण है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा किससे होती है? तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान लघु औद्योगिक इकाइयों का है। अगला प्रश्न है, हरियाली योजना संबंधित है किससे? तो हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पुनर्भरण योग्य और भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में कितना होता है? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में कम होता है। अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित है किससे? तो निम्न आर्द्रता से शुष्कता की दशा संदर्भित है, अर्थात निम्न आर्द्रता होगी तो मौसम शुष्क होगा। अगला प्रश्न है, तड़ित मेघ कहते हैं किसको? तो कपासी वर्षा को तड़ित मेघ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लौटती मानसून से वर्षा होती है कहाँ पे? तो कोरोमंडल तट पे लौटते मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब? कब? जब ला नीला भी प्रबल होता है। ला नीला जो है वह एक महासागरीय धारा है और यह जो है प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। तो जब यह प्रबल होता है तो भारत में मानसून भी प्रबल होता है। तो हम जब भारत की मानसून और वर्षा आदि को पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिटेल पूर्वक समझेंगे कि किस प्रकार से ला नीला का प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है कैसी? तो दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को मानसून में विक्षेप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा कहाँ होती है? तो मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, अर्थात लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला प्रश्न है, मुंबई में मानसून की अरब शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो मुंबई में मानसून की अरब शाखा का अनुमानित आगमन 10 जून को होता है। अगला प्रश्न है, किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? तो जून से लेकर सितंबर तक भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मेघालय की किस पहाड़ी पर मानसीन राम स्थित है? तो मेघालय की खासी पहाड़ी पर मानसीन राम स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु राज्य में सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किससे लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वह अरबी शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है, खासी पहाड़ियों के किस भाग में मानसीन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो मानसीन राम जो है वह खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला टॉपिक है वन्य जीव एवं वनस्पतियां तथा वन, और इससे बनने वाला पहला प्रश्न है, बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसको? तो तेंदुए के पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अंतर्गत आती हैं
किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत? तो सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां जो हैं वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह विधि जो वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो गैर कास्ट वन उत्पादों का संग्रहण करना जो है वह वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। अगला प्रश्न है, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव क्या हुआ है? तो इसके कारण इससे पुरानी घास हट गई है और नई घास उगना संभव हुआ है। अगला प्रश्न है, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार से? तो निजी व्यक्तियों के समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को अवर्गीकृत वन के रूप में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं कहाँ पे? तो रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः मैंग्रोव वन में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पनपते हैं कहाँ पे? तो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पनपते हैं। अगला प्रश्न है, आराबारी वन स्थित है कहाँ पे? तो आराबारी वन मिदनापुर में स्थित है। और मिदनापुर कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वनों का प्रकार क्या है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर कहाँ पे स्थित है? तो गिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? तो नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाने को पुनर्वन रोपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो मैंग्रोव वनों की पौधों की पेड़ों के जड़ें जो है पानी में डूबी रहती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन एक उदाहरण है किसका? तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो है वह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली विशेष प्रजाति है नीलगिरी तहर। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो भारत में पर्वतीय वनों में चीड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र? तो कर्नाटक जो है वह चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे चंदन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कर्नाटक में चंदन ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कैसे वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस लकड़ी का? तो क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए बिल्लों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार किस प्रकार के हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो हुलुक गिब्बन नामक जानवर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है तो उसे क्या कहते हैं? वह अधिकारी होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जो कि हर राज्य में होते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? तो कार्बन सिंक को मिटाने का मतलब है वनों के विनाश से। अगला प्रश्न है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय में ही सक्रिय होते हैं और इसी कारण जो अधिकांश रेगिस्तानी पौधे हैं वह रात के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि यही परागण करते हैं और इसी कारण पुष्प का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र क्या है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है तो वह वृक्ष है यूकेलिप्टस का पौधा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल 1/3 क्षेत्रफल पर वन रखने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, ऐसे राज्य जिनमें वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से भी अधिक हैं
तो वे राज्य कौन कौन से हैं? वे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, जहाँ पे उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21.71% है। यहाँ पे एक नोट है कि अगर कुल क्षेत्र में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल की बात करें तो वह 2.91% और बढ़ जाता है और वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% हो जाता है। तो इसको भी ध्यान देंगे क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं कहाँ पे? तो नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, वह देश है भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग 12% है। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल उत्पाद हैं। तो सागौन और साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के उत्पाद हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में मैंग्रोव वन गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सनोवर, हपूसा, देवदार और भोज वृक्ष किस प्रकार के वन के सामान्य पेड़ हैं? तो ये सभी पर्वतीय वनों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के सुंदर वन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा फार्म्स के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश और भारत के सुंदर वन में पाए जाने वाले सुंदरीय वृक्ष को हेरिटिएरा फार्म्स के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो हिमालय के गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार में सामान्यतः मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले किस पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ या तो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी या फिर हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष पर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो कैक्टस वनस्पति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी भारत में किन वनों में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में नल्ला-माला वन श्रृंखला स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नल्ला-माला वन श्रृंखला स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख वृक्ष जो हैं वह सागौन के पेड़ हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी घाट किस प्रकार के वन से ढका हुआ है? तो भारत का पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में दक्षिण पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को किसके रूप में जाना जाता है? तो इस प्रकार के वनों को शोला वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस वन में पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी जो है वह मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वह आवृत करते हैं, अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है, वह पौधा है चंदन का पौधा। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो भारत में हाल ही में वैरन द्वीप में विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो अकाल और बाढ़ से मनुष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? कितने समय तक?
तो जब कोई भी प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी गई है तो उस प्रजाति को विलुप्त प्रजाति माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है ओडिशा राज्य। तो ये था हमारा NCERT सार संग्रह पॉइंटर सीरीज़ में भारतीय भूगोल का तीसरा पार्ट। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में इसके अगले पार्ट के साथ। भारतीय भूगोल एक बड़ा टॉपिक है, इस वजह से हम इसमें और 3 वीडियो लाएंगे और उसके बाद हम पूरी तरह से भारतीय भूगोल को समाप्त कर देंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। थैंक यू।